हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कॉमिक फैन पर। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं कोबी और भेड़िया की एक रोमांचक कॉमिक विशेषांक, पत्थर कोबी पत्थर भेड़िया, जो कि कोबी और भेड़िया की कॉमिक्स कदम कदम पर खतरा का दूसरा भाग है। चलिए शुरू करते हैं। संजय गुप्ता पेश करते हैं पत्थर कोबी पत्थर भेड़िया। जब बाढ़ ही फसल को खाने लगे तो कोई क्या करे, जब कवच ही शरीर को भेदने लगे तो कोई क्या करे, जब रक्षक ही बन जाए भक्षक तो कोई क्या करे। उफ, अरे कमबख्तो, नरमक हरामो, मैं तुम्हारा भोजन नहीं हूं। इस वक्त इस भूल में मत रहो कोबी। उफ उफ, क्योंकि मुझे लगता है कि तुम्हारे रक्षक भेड़िए कर्णधारियों के मंत्रों के असर से बंध गए हैं। इस वक्त इनसे बचने की सोचो। कर्णधारी कोबी के दुश्मन क्यों बने, जानने के लिए पढ़े इसका प्रथम भाग कदम कदम पर खतरा, जो कि चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड है। जरूर पढ़ें। जेन ने एक झटके से अपनी गर्दन से खींचकर नायलॉन के दुपट्टे को अलग किया। वही टूट कर गिरी पड़ी कोई डाल उठाई, डाल पर दुपट्टे को लपेटा, मसाल बनाई, टक, दो पत्थरों को रगड़कर चिंगारियां पैदा की और मक भग से जल उठी मसाल। पता नहीं मेरी ये कोशिश सफल होगी या नहीं। भले ही भेड़िया खूंखार होकर कोबी पर टूट पड़े थे, लेकिन बड़ा भेड़िया तो कोबी था, और बड़ा होने के नाते बड़ा खूंखार भी। जितने लड़ोगे उतने मरोगे। तुम मुझे नहीं, खुद को मारने की कोशिश कर रहे हो। चीखती जेन मसाल लेकर भेड़ियों पर टूट पड़ी। कोबी, ये इस वक्त अपने आपे में नहीं है। तुम्हें इन्हें मारना नहीं है, बल्कि इनसे खुद को बचाना है, क्योंकि तुम इनके आका हो, और आका का फर्ज अपने सेवकों की रक्षा करना भी है। कम ऑन कोबी, पूछ बढ़ाओ और इनके बीच से निकल जाओ। निकल जाऊं? गुर्रा उठा कोबी। पीठ दिखाकर भागने के लिए मेरे पांव मना कर देते हैं जेन, प्यारी समझा करो। मैं तो गदा मंगाऊंगा और इन सब नमक हरामों के जबड़े तोड़ डालूंगा। जेन पास आ गई। पागल मत बनो कोबी, ये तुम्हारे वो सिपाही है जिन्होंने कई बार आड़े वक्त में तुम्हारी मदद की है। अब इनसे मदद की तुम्हें नहीं, बल्कि तुमसे मदद की इन्हें जरूरत है, समझा करो ये बात। वैसे तो मैं भी भागने की ही सोच रहा था, पर जेन के सामने कैसे भागता। वो मुझे कायर कहती। अच्छा हुआ जो इसने ही मुझे बहाना दे दिया। कोबी भेड़ियों के बीच से उठता चला गया। मैंने तुम्हारा कहना मान लिया है जेन। तुम अक्सर ये शिकायत करती थी ना कि मैं तुम्हारा कहा नहीं मानता। अब ना कहना। नहीं कहूंगी। एक और कहना मान लो। उस कहने में कर्णधारी ओझा सांसी से क्षमा मांगने की शर्त नहीं होनी चाहिए। कोबी का जवाब सुनकर जेन विवशता से कुनमुना कर रह गई, क्योंकि वो उससे वही कहने वाली थी। जबकि ओह, भेड़िया अभी भी हमारा पीछा कर रहे हैं। हाँ, वो अभी भी मंत्र प्रभाव में है। वो देखो, उस वृक्ष पर कोई मचान बना हुआ है। हम वहां रुक सकते हैं। ये भेड़िए जब तक मंत्र के प्रभाव में रहेंगे, यहाँ खड़े रहेंगे, तब तक हम भी यहाँ आराम करते हैं, जब तक कि तुम्हारी पूंछ का दर्द ठीक नहीं हो जाता। मुसीबत की इस घड़ी में मैं हर पल तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ कोबी। मुझे आज लग रहा है कि मैं शादीशुदा हूँ, क्योंकि मेरी पत्नी आज मेरे साथ है। मेरे भेड़ियों ने तो ये अच्छा काम किया। वो कभी कभी क्या कहती है जैन? हाँ, थैंक यू यार भेड़ियो। कर्णधारी सांसी की कनपटियां सुलगने लगी थी। मेरा हर वार उस जल्लाद पर बेकार जा रहा है। आखिर क्यों? शायद इसलिए क्योंकि फूजो कह रहा था कि वो चमत्कारी है, अद्भुत है। तो क्या हमारी शक्तियां उसकी शक्तियों के आगे धूल चाट गई? अब मुझे मिलना होगा महामुनि भंगम से। महामुनि भंगम, जिनका सारा जीवन तप में गुजर गया था। मैं हारता जा रहा हूं महामुनि भंगम। मेरी व्यग्रता बढ़ती जा रही है। व्यग्र ना हो ओजसासी। प्रतिद्वंदी की व्यग्रता शत्रु को बल देती है और खुद को निर्बल बनाती है। जो कुछ हुआ उसे बयान करो। कर्णधारी ओझा ने वो सब कहना शुरू किया जो हमारे नियमित पाठक पूर्व कथानक कदम कदम पर खतरा में पड़ चुके हैं। जैसा कि आपको पता ही है मामुनि भंगम, कि हम ब्रह्मांड में विचरती गूढ़ ध्वनियों को समझकर भविष्य के खतरों का पता लगा लेते हैं, और जीवन की रक्षा के लिए ये सूचनाएं हम फूजों के जरिए लोगों तक भी पहुंचा देते थे, जिससे
कि लोगों को भविष्य के उन खतरों से अपना बचाव करने का अवसर मिल जाता था। जंगल में सून मच्छरों का खतरा, नीम के पत्तों का धुआं उड़ाए ढम ढमाढम। लेकिन इस भलाई के बदले में हमारे आदमियों को मिली घातक चोटें, जिनका जिम्मेदार था वो मानव पशु को भी। मैंने भी फूजों को इस बार साफ साफ कह दिया कि अब हम किसी भी प्राकृतिक आपदा या खतरे से तुम्हें आगाह नहीं करेंगे, और उस कोबी को भी ऐसा मजा चखाएंगे कि वो अपनी शक्तियों के बारे में भूल जाएगा। मैंने कोबी को रूहानी व साबर मंत्रों से मारने का निर्णय कर लिया। उसका घमंड चूर चूर करने के लिए मैंने उस पर पहला ठूंठ हमला किया, पर वो बच गया महामुनि। मैंने उस पर रूहानी शक्तियों का हमला किया, जो उसे उड़ाकर ले चला दलदल में दफनाने। ये हमारे वजन से नीचे नहीं आ पा रहा है जैन। मुझे डर है कि हमारे वजन से कहीं इसकी पूंछ ही ना उखड़ जाए। वो मेरे उस हमले से भी बच गया। मैंने साबर मंत्र का प्रयोग कर उस पर और भी ताकतवर व प्रलयंकारी प्रहार किया। आकाशीय विद्युत का क्रैम क्रोम, बिजली उस पर गिरी तो सही, पर फिर भी न जाने कैसे वो बच गया। शैतान कोबी के इर्द गिर्द आकर जमा हो गए। बीसियों भेड़ियों की भाषा को समझकर मैंने जाना कि वो उसके सेवक है, तो मैंने उन्हें अपने मंत्रों से बांधकर उनका हमला भी करके देखा। वुफ वुफ ग्रर, नमक हरामो, मुझे आके दिखाते हो ग्रर। लेकिन वो उस हमले से भी बच निकला महामुनि भंगम। और इन सब मंत्रों का केवल एक एक प्रहार ही शत्रु पर किया जा सकता है। अब हमारा तर्कस तीरों से खाली हो चुका है महामुनि भंगम। क्या ये हमारी हार नहीं, और प्रश्न हार जीत का है भी नहीं। हम उस घमंडी कोबी को मजा चखाना चाहते हैं। इंसान घुटने तभी टेकता है जब उसे अपनी आत्मशक्ति पर विश्वास नहीं रह जाता। तुम्हारा तर्कस तीरों से भले ही खाली हो चुका हो, किंतु अगर आत्मशक्ति का अस्त्र मौजूद है तो उसके आगे सभी शस्त्र अस्त्र फीके होते जाते हैं। लेकिन आत्मशक्ति का प्रयोग धैर्य से ही हो सकता है। क्रोध व व्यग्रता आत्मशक्ति की काट है, और तुम इन्हीं का शिकार हो। इसीलिए तुम अपनी हार महसूस कर रहे हो। मैं कुछ समझा नहीं मामुनि भंगम। दरअसल हर प्राणी के जन्म के साथ ही उसके मुख से निकली वाणी स्वर ध्वनि के रूप में ब्रह्मांड में सैकड़ों, हजारों, लाखों वर्षों तक व्याप्त रहती है। मैं जो बोल रहा हूँ, ये शब्द मेरा बोलना बंद करते ही तुम्हें तो सुनना बंद हो जाएंगे, लेकिन ब्रह्मांड में ये शब्द सैकड़ों, हजारों, लाखों वर्षों तक स्वर ध्वनि के रूप में व्याप्त रहेंगे। ब्रह्मांड में अरबों खरबों वाणियों का भंडार भरा है। हर जन्म प्राणी से तुम वाणी सैकड़ों, मुख स्वर ब्रह्मा आह, मैं ध्वनि अग्नि, थू मानव क्यों आप पशु फल सब कीड़े हमारे। इन वाणियों में मानव से लेकर पशु पक्षियों, कीड़े मकोड़ों के अलावा वातावरण में व्याप्त सैकड़ों प्रकार की ध्वनियां विद्यमान हो सकती है। और यही हमारी विशेषता है कर्णधारी सांसी, कि हम इन गूढ़ ध्वनियों को पढ़ सकते हैं। तुम कह रहे हो कि वो शैतान हटी अभिमानी मानव पशु को भी अत्यंत शक्तिशाली व चमत्कारी है, तो उसके अतीत में जाकर उन गूढ़ ध्वनियों का पता लगाओ जो कोबी को दंड दे सकने में तुम्हारी मदद कर सके। ओह, मैं ऐसा ही करता हूं। सही रास्तों पर चले तो मंजिल भी मिल जाती है। ओम हीम क्लीम कड़कड़ाए। कोबी कोबी अतीत की स्वर ध्वनियां गड़गड़ा। ब्रह्मांड की विचित्र गूढ़ ध्वनियों के संसार में प्रवेश कर रहा था सांसी। कोबी का इतिहास मेरी आंखों के सामने खुल रहा है। जय भेड़िया देवता, मदद। ब्रह्मांड में गूंजता ये कोबी का स्वर है। शायद उसका देवता भेड़िया है। उसने कभी अपने भेड़िया देवता को पुकारा होगा। लेकिन मुझे आगे बढ़ना है, और आगे, यानी कोबी के अतीत की ओर आगे। भेड़िया के जहन में चल रही ये जंग फोबोस और मोबोस नामक ग्रहों के बीच होने वाली जंग थी, और ये दोनों ही शक्तियां एक दूसरे से ना तो हारती है और ना ही जीतती है। दोनों की शक्तियां प्रचंड है। दोनों के आवेश ने जंगल के जल्लाद भेड़िया और कोबी को अलग कर दिया, यानी अलग हो गए हैं। भेड़िया में वास करते जानवर और इंसान, जानवर वाला यह हिंसक रूप
ही मेरा कोबी है। ये किसी पुरुष की आवाज है जो कह रहा है कि भेड़िया के शरीर से उसका पशु रूप कोबी अलग हो गया है। तो ये है कोबी के जन्म की कहानी। पर इतनी जानकारी से मेरा काम नहीं चल रहा। मुझे कोबी के अतीत में और आगे जाना होगा, और आगे। मैं वुल्फानो के राजा वुल्फा व कोंकणी की राजकुमारी सुवरिया का पुत्र कोबी हूँ। मुझे मेरे गुरुराज भाटिकी ने पाला। पृष्ठ 13 से 21 तक की घटनाओं के बारे में जानने के लिए पढ़े कोबी और भेड़िया। मुझे कठिन परीक्षाओं से गुजारा, थल कहीं पर भी, ताकि मैं जल और थल कहीं पर भी युद्ध कर सकूं। आत्मरक्षा की हर तरह की युद्ध कलाओं में विष तप तपाकर ठाड़ मुझ जैसे कुंदन बना डालने में तड़ाक उन्होंने कोई कसर न छोड़ी थी। तड़ाक। और वह दिन मेरी जिंदगी में एक तूफान ला देने वाला दिन साबित हुआ जब मुझे यह रहस्य पता चला कि क्या ये आप क्या कह रहे हैं गुरुराज? मेरे माता पिता जिंदा है? तो फिर कहाँ हैं? सब कुछ बताऊंगा बेटे, क्योंकि अब वो समय आ गया है जिसके लिए मैंने तुम्हारे शरीर को फौलाद जैसी मजबूती और हाथों को तीर जैसी तेजी दी है। भेड़िया मानवों के राज्य वुल्फानो के सम्राट 20 वर्षों से कोंकणी की जेल में कैदी पड़े अपने पिता वुल्फा को सामने देखकर मैं जैसे पागल सा हो गया। पिताश्री, पुत्र कोबी, मुझे बताए पिताश्री कि आपकी इस अवस्था के लिए कौन उत्तरदायी है? मैं उसके खून से जब तक आपका तिलक न कर लूंगा मुझे चैन न आएगा। कारण थे राजा कोंकण, मेरे नाना श्री, जिन्हें मेरी माता श्री सुरविया और मेरे पिताश्री का साथ गवारा न हुआ था। वे मेरे पिता को कैद करके अपनी बेटी को अपने साथ ले गए थे। और जब राजा कोंकण ने हमें बताया कि अब उसे भूल जाओ वुल्फा, हमने 20 वर्ष पहले ही उसका विवाह मोरागढ़ के राजा के साथ कर दिया था। नहीं, मगर माताश्री को ना मेरे पिता भूल सकते थे और ना मैं। मोरागढ़ में भीषण जंग मचा दी हमने, और तब बोलो राजा, कहाँ है सुरविया मेरी पत्नी? मगर ये मेरे लिए भयानक पीड़ा के क्षण थे जब मेरी माताश्री ने अपने पति को पति मानने से इनकार कर दिया। मेरा तुमसे कभी विवाह नहीं हुआ वुल्फा, ना तुम मेरे पति हो और ना कोबी मेरा पुत्र। क्रोध से भर उठा था उस वक्त मैं मोरागढ़ के राजा को मौत के घाट उतार देने को आगे बढ़ा ही था कि ठहर जा दुष्ट, तू इसी वक्त पत्थर में परिवर्तित हो जा। माताश्री के श्राप से मैं पत्थर में बदलने लगा। तब एक पिता अपने पुत्र को सांप की विभीषिका से बचाने के लिए गिड़गिड़ा उठा। नहीं, ऐसा मत करो सुरविया, मेरे गुनाहों का दंड हमारे पुत्र को ना दो। तुमसे छल करके विवाह मैंने किया था, उसकी जो चाहे सजा मुझे दे दो। पिता के इस रहस्य उद्घाटन पर चौंक पड़ा मैं। दरअसल पिताश्री एक मानव कन्या पर रीझ गए थे। उन्होंने ही तंत्र शक्ति से बांध लिया था माताश्री को, जिससे माताश्री अपने मानव जीवन के बारे में सब कुछ भूल गई थी। और जब वो तंत्र जाल टूटा था तो वे पिताश्री से नफरत करने लगी थी। यह जानकर मैं व्यथित हो उठा। मुझे जरा भी दुख नहीं हो रहा अपने पत्थर बन जाने का माताश्री, क्योंकि मैं पत्थर उसी के सांप से बन रहा हूं जिसकी कोख से मैंने जन्म लिया है। शायद इससे मेरे पिता का गुनाह कुछ कम हो जाएगा। तब जागी माँ की ममता। और पुत्र को भी अब ये सांप मैं वापस नहीं ले सकती, लेकिन यदि कभी अनजाने में तुम्हारे ऊपर किसी कुंवारी कन्या का रक्त टपका तो तुम फिर से जीवित हो जाओगे। मेरे आग्रह पर माता श्री ने मुझे स्वर्ण की प्रतिमा में परिवर्तित कर दिया। उसके बाद समय गुजरता चला गया। शायद हजारों बरस बीत गए। 50,000 बरस बाद में एक कुंवारी कन्या का रक्त टपकने से जीवित हुआ। पटाख से खुली तब ओझा सांसी की आंखें। अतीत का कोबी वर्तमान में भेड़िया बनकर पैदा हुआ और फिर उसमें से अलग हो गया उसका जानवर रूप कोबी के रूप में। ओहो, तो ये शाप था जिसके कारण 50,000 बरस पूर्व कोबी पत्थर में बदल गया था, और फिर उसका ये शाप तब मिटा
जब उस पर किसी कुंवारी कन्या का रक्त टपका, यानी कि कोबी उर्फ भेड़िया को जिंदगी लड़की के रक्त ने दी। वो रक्त उसे जिंदा रखे हुए है। और वो रक्त, हाँ, वो रक्त, उसके शरीर में वो रक्त कहाँ स्थित है, इसका पता मुझे ये शरीर यंत्र देगा। शरीर यंत्र की सुई ये बता रही है कि वो सारा रक्त कोबी की नाभि में स्थित है। आज भी। मिल गया, मुझे मिल गया कोबी की मौत का सामान। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद महामुनि बंगम। मेरे खाली हो गए तरकस में एक अचूक बाण डाल दिया तुमने। बजाओ, खूब नगाड़े बजाओ, जश्न शुरू कर दो, क्योंकि अब मैं इस अग्नि से पैदा करूंगा अग्निबाण। मेरी शक्तियों से बंधा यह अग्निबाण अब सीधा जाकर कोबी की नाभि में लगेगा और सुखा देगा उस रक्त को जो उसे जीवन दिए हुए हैं। उसके बाद कोबी दोबारा पत्थर का बन जाएगा। चूर चूर हो जाएगा कोबी का घमंड। हा हा हा। फफाक। जेन की आंखें खुली तो वो हड़बड़ाकर उठ बैठी। उसे याद आया, ओह, इस वक्त मैं कोबी के साथ मचान पर ही हूं। सभी भेड़िए जा चुके हैं। निश्चित ही उन पर से कर्णधारियों के मंत्र का प्रभाव हट गया होगा। मुझे कोबी को जगाना चाहिए। कोबी, उठो कोबी, भेड़िए चले गए। खुर्र। क्या? चले गए? मैं सोच रहा था कि अगर ये मेरे जगने से पहले ना गए तो फिर मैं इन्हें अपनी गदा से भगाऊंगा। आओ नीचे चलें। पूरी रात कोबी पर फिर कोई दूसरा आक्रमण नहीं हुआ। क्या यह सिलसिला थम चुका है? लेकिन नीचे आते ही जेन का यह विचार धूल चाटने लगा। कोबी, बचो कोबी। उफ, मुझे धक्का क्यों दिया? जवाब उस अग्निबाण के रूप में उसे दिख गया, जो ठीक उसी वक्त उस रिक्त हो चुके स्थान को चीरता चला गया जहां कुछ देर पूर्व कोबी खड़ा था। अरे ये क्या? कर्णधारी का एक और हमला। कोबी, अग्निबाण घूमकर वापस आ रहा है। निसंदेह इसका निशाना तुम होंगे। अग्निबाण वापस चला जाए तो मुझे बता देना। मगर वृक्ष के पीछे छिपकर कोबी अग्निबाण से नहीं बचने वाला था, क्योंकि अग्निबाण वृक्ष को ड्रिलर की तरह छेदता चला जा रहा था। ओह, कोबी इसी वृक्ष के पीछे छिपा खड़ा है। मुझे कोबी को सावधान करना चाहिए। जेन ने मुंह खोलने में देर कर दी। उससे पहले ही कोबी का मुंह खुल गया था चीखने के लिए। आऊ! वृक्ष को चीरकर निकल रहा था अग्निबाण। ओह, ये तो अग्निबाण है। इससे पहले कि यह पूरा वृक्ष से बाहर निकले आए, मैं इसे फूंक मारकर बुझा देता हूं। फू! लेकिन जेन ने वक्त रहते कोबी को अग्निबाण की रेंज से परे कर दिया। ये फूंक से पीछे नहीं हटेगा कोबी। लेकिन पानी में यह अग्निबाण मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। छपाक! स्क्रिश! ये तो पानी में भी चला गया। स्क्रिश! कोबी बौखलाकर सीधा खड़ा हुआ। ओह, ठीक समय पर मैंने इस मगरमच्छ को अग्निबाण के आगे कर दिया, क्योंकि शीशे की तरह साफ पानी में अग्निबाण को आते हुए मैं देख चुका था। मैं तो बच गया। ग्रड़! स्क्रिश! पर यह मगरमच्छ बेचारा मारा गया। यह अग्निबाण आसानी से कोबी का पीछा नहीं छोड़ेगा। जेन चिल्लाई, कोबी, पानी में से जल्दी निकलो। वही तो कर रहा हूं। अग्निबाण अब भी उसके पीछे था। ये तो हाथ धोकर पीछे पड़ गया। हो गॉड, उसकी मदद कर। इस चट्टान को नहीं भेद पाएगा ये। भेद डाला चट्टान को भी। कर! लगता है गदा बुलानी पड़ेगी। जय भेड़िया देवता, मदद! गदा प्रकट हो गई। गदा से छितरा डालूंगा इस अग्निबाण की अग्नि को। इसने तो गदा को भी छेद दिया। स्क्रिश! हे भेड़िया देवता, ये मदद फिलहाल वापस ले ले। कोबी के ऐसा कहते ही गदा लोप हो गई। अब चिल्लाया कोबी, चले आओ मेरे हरामखोर भेड़ियों, इस अग्निबाण से बचाने के लिए मेरा रक्षा कवच बन जाओ। स्क्रिश! कोबी का आदेश उसकी भेड़िया फौज के भेड़ियों के लिए सर्वोपरि था। शाबाश, इस अग्निबाण को रोको। मेरे लिए जान देना तुम्हारा फर्ज है। स्क्रिश! कूं कूं वुफ! पशु बुद्धि भेड़ियों ने अग्निबाण को अपने जबड़ों में पकड़ लेने की कोशिश की। स्क्रिश! वुफ! लेकिन उनके जबड़ों को भी चीर कर निकल गया अग्निबाण। भेड़िया फौज भी उसे नहीं रोक पा रही। ये तो पाताल तक भी पीछा छोड़ता नजर नहीं आ रहा। दुर्भाग्य यहां भी कोबी की राह देख रहा था। क्लिंच! उफ!
धाड़ से गिरा कोबी, फिर फौरन ही पलट गया। ओह नहीं! चलिए दोस्तों, इस भाग में इतना ही। ये रोमांचक कॉमिक जारी है अगले भाग में भी। मिलते हैं इसी कॉमिक्स के अगले और अंतिम भाग में। तब तक के लिए धन्यवाद।